नमस्कार दोस्तों। लोढ़ा अपर थाने का जो अग्रीमेंट टू सेल है उसकी खामियों के बारे में मैं अब जरा धीरे से विस्तार में आपको बताना चाहूँगा और इसे शायद बताने के लिए मुझे 2 या 3 वीडियोस लगेंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको विस्तार में बताऊँ। तो मैं कोई पेजेस स्किप नहीं करना चाहता हूँ। इस बार हम पेज वाइज जाएंगे। तो ये है पहला पेज। पहले पेज में इन्होंने ये नहीं कहा है कि लोढ़ा, ये जो कंपनी है जिसका नाम है अजीतनाथ हाईटेक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, लोढ़ा कंपनी है, लोढ़ा ग्रुप का कंपनी है, उन्होंने ऐसे नहीं कहा है कि द कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग एंड सेलिंग बिल्डिंग्स। इस तरह से उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है द कंपनी हैज एंगेज्ड द सर्विसेज ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग एंड इट्स कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह। यानी वो बेच रहे हैं, ये उनका बिजनेस है, ऐसे नहीं कह रहे हैं। द परचेजर हैज अप्लाइड टू द कंपनी फॉर अलॉटमेंट ऑफ द यूनिट, relying upon the said application and representations, declarations and assurances made by the purchaser to faithfully abide by terms and conditions and stipulations, the company has agreed to sell to the purchaser and purchaser has agreed to purchase from the company the unit at the consideration वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि बिल्डर को कोई इंटरेस्ट नहीं है बेचने का, ये बिल्डर का बिजनेस नहीं है। वो इस तरह से कह रहे हैं कि परचेजर ने सामने से कहा मैं खरीदूंगा, जो कि सच नहीं है। परचेजर्स को सेल्स ऑफिस पर बुलाया जाता है, आकर्षित किया जाता है और इस बात पर ये लोग ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस बात को झुठला रहे हैं। तो ये क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक होता है प्रॉमिसर या प्रपोजर, और एक कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से बनता है कि एक पार्टी प्रपोज करता है और दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करता है प्रपोजल को। तो यहां पर प्रपोजर कौन है, प्रपोजर या प्रॉमिसर कौन है? तो ये है लोढ़ा। लेकिन इन्होंने प्रपोजर किसको बनाया है? परचेजर को प्रपोजर बनाया है। और लोढ़ा कौन हो गया? लोढ़ा एक्सेप्टर हो गया, एक्सेप्टिंग पार्टी हो गया। यानी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को उल्टा कर दिया है। तो उल्टा करने से उनको बहुत सारे भागने के रास्ते मिलते हैं। और देखिए ये कैसे कैसे भागने के रास्ते निकालते हैं। अब इसमें उन्होंने डेफिनेशंस का एक सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 1 डेफिनेशंस। अब उन्होंने डेफिनेशंस, जहां पर साफ सुथरे डेफिनेशंस हो सकते हैं, उन्होंने कैसे कैसे डेफिनेशंस बनाए हैं ये देखिए। कारपेट एरिया, तो कारपेट एरिया उन्होंने कहा है कि नेट यूजेबल एरिया ऑफ द यूनिट। अब कारपेट एरिया को कई जगह पर कानून में डिफाइन किया हुआ है, रेरा में भी डिफाइन किया है, आई थिंक इट इज इन MRTP एक्ट में भी डेफिनेशन है, और कोई किस में है, लेकिन बहुत सारे कानून में, कायदे कानून में डेफिनेशंस हैं। तो इन्हें डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये लोग डिफाइन कर रहे हैं, अपनी तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कारपेट एरिया के बारे में कि अगर इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट ऑन द मेजरमेंट ऑफ कारपेट एरिया, the same shall be physically measured after removing all finishes that have been applied, fitted, and the cost of removal and refitting of such finishes shall be borne by the party which raises the dispute in relation to the measurement of carpet area। तो कहने का मतलब ये है, आप अगर डिस्प्यूट करते हो कारपेट एरिया को लेकर तो मेजरमेंट होगा, लेकिन मेजरमेंट होने से पहले वो सारे फिनिशेस निकाल देंगे। यानी दीवार को कुरेद कर सारे फिनिशेस निकाल कर फिर उसे मेजर किया जाएगा
और फिर उसे वापस फिनिश लगाया जाएगा। और ये सब करने का काम जो है, इसका खर्चा आपको बेयर करना होगा, निकालेंगे वो, यानी आपका फ्लैट का सत्यानाश कर देंगे इन शॉर्ट। ये पहला पॉइंट है उनका। दूसरा पॉइंट, पेमेंट के बारे में देखिए, वो आपके ऊपर किस किस तरह के यानी भयंकर चार्जेस लगा रहे हैं खुद के ऊपर। बाय द वे, उन्होंने इस तरह से, उनके हाथ बिल्कुल फ्री है, वो टाइम पर नहीं देंगे तो भी उनके ऊपर कुछ लागू नहीं होता है। उनको 18 मंथ्स ग्रेस पीरियड मिलता है, हम बाद में देखेंगे। उनके ऊपर कुछ भी कायदा कानून लागू नहीं होता है। इस तरह का एग्रीमेंट बनाया। और आपके ऊपर क्या बनाया देखिए, आपने अगर आपका गलती से भी एकाध चेक बाउंस हो गया तो पहली बात कि 2.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द चेक, यानी 1 लाख का चेक है तो 2,500 रुपये, 10 लाख का चेक है तो 25,000 रुपये आपको पेमेंट, ये क्या कहते हैं, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इस और अच्छा, और अगर आपके फंड्स रुके हुए हैं, आप फंड्स मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हो, एकाध महीने में 30 दिन के अंदर आपने चेक नहीं दिया, तो अब ये 2.5% से सीधा हो गया 5%, यानी 1 लाख के ऊपर 5,000 रुपये और 10 लाख के ऊपर 50,000 रुपये पेनल्टी भरना पड़ेगा। और ये जो है, ये एक चेक बाउंसिंग चार्जेस। अब इसके अलावा वो और भी चार्जेस डालना चाहते हैं आपके ऊपर। ओके, कहीं और उन्होंने ये लिखा है कि मिनिमम 20,000 का और चार्ज डालेंगे इसके ऊपर से, यानी कि 10 लाख के ऊपर 25,000 या 50,000 तो वैसे ही हो जाएंगे, प्लस 20,000। ओके, या फिर 2% मतलब 10 लाख पे 20,000, तो अगर 20 लाख हुआ तो 40,000, तो मिनिमम 20,000। तो आपको कितना पेनल्टी देना पड़ेगा ये सोचिए आप। और ये सब करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि आप तो खरीदार हैं, आप ऑलरेडी एडवांस दे चुके हो, दे के बैठे हो, आप कहीं नहीं जा रहे हो। अगर थोड़ा सा पेमेंट लेट हो गया तो इस तरह से व्यवहार करने की ज़रूरत क्या है, ये सवाल आप पूछिए अपने आप से। अच्छा, फिर देखिए वो क्या कह रहे हैं, क्लब शैल मीन एनी रिक्रिएशन फैसिलिटी कंस्ट्रक्टेड फॉर द यूज ऑफ परचेजर्स ऑफ द यूनिट इन द प्रोजेक्ट और द लार्जर प्रॉपर्टी। लार्जर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट में हो सकता है कि क्लब न हो, वो क्लब नहीं बनाएंगे, और हो सकता है कि कहीं और, कहीं दूर वो अगर क्लब बनाते हैं और कहते हैं ये क्लब आपके लिए है, यहां पर आप जाइए, यानी दूसरी सोसाइटी में या दूसरे बिल्डिंग में भी अगर वो क्लब बना के देते हैं तो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, कॉमन एरियाज और एमिनिटीज। कॉमन एरियाज और एमिनिटीज भी ये कह रहे हैं कि कॉमन एरियाज और एमिनिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग और लार्जर प्रॉपर्टी। लार्जर प्रॉपर्टी यानी कि कहीं और भी वो बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बात पे वापस लौटेंगे हम, क्योंकि आगे ऐसे और भी क्लॉजेस हैं ये कॉमन एरिया और एमिनिटीज को लेके। अच्छा, अब देखिए ईवीबीटी, एक्सक्लूसिव वरांडा, बालकनी, ओपन टेरेस वगैरह, यहां पर भी उन्होंने यही कहा है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट द सेम शैल बी मेजर्ड आफ्टर रिमूविंग ऑल फिनिशेस, यानी जो भी फिनिशेस हैं उसे कुरेद के निकाल दिया जाएगा, उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा। ओके, तो ये अच्छा, यानी आपने भी अगर इंटीरियर का कोई काम करवाया है तो वो सारा निकाल दिया जाएगा, और अगर नहीं करवाया है तो बिल्डर ने जो फिनिशिंग किया है वो सारा कुरेद के निकाल दिया जाएगा और फिर मेजर किया जाएगा। अच्छा, फेडरेशन, तो ये फेडरेशन की बात है। फेडरेशन क्या है? फेडरेशन शैल मीन अपेक्स बॉडी टू बी फॉर्म्ड ऑफ and consisting of ultimate organizations formed in respect of various buildings constructed or to be constructed
to maintain, administer, and manage the larger property and the project. This may be a company or a registered federation और एनी अदर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर. तो ये कह रहे हैं कि सोसाइटी बनेगा, सोसाइटी बनने के बाद फेडरेशन बनेगा. बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का समझो सोसाइटी बनता है, और ये प्रोजेक्ट में समझो 5 बिल्डिंग्स हैं, तो ये बनेगा प्रोजेक्ट. ये 5 बिल्डिंग्स के 5 कोऑपरेटिव सोसाइटीज साथ मिलकर एक फेडरेशन बनाएंगे. अब ये फेडरेशन की बात क्यों आती है? अब फेडरेशन में देखिए, और इसे फेडरेशन के लिए एक दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है, अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन. अब ये अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन को लेके देखिए वो क्या क्या करते हैं, क्योंकि इसको लेकर वो बहुत खेल रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. मेंटेनेंस रिलेटेड में हम वापस ये पॉइंट्स वापस आएंगे आगे के पेजेस में. मेंटेनेंस रिलेटेड अमाउंट. अब मेंटेनेंस क्या है? तो मेंटेनेंस शैल इंक्लूड amounts collected by the company to be utilized towards management of the affairs, including but not limited to BCAM charges. BCAM charges ऊपर कहीं मेंशन किया हुआ है, मेंटेनेंस, FCAM charges, BCAM charges. तो मेंटेनेंस के CAM charges, CAM charges को उन्होंने कहीं और डिफाइन किया है 15.5 में. ओके, क्यों 1.10 में नहीं डाला? बस कहीं और डालना था. अब देखिए, ठीक है, आगे देखते हैं वो क्या क्या कहते हैं. तो इनका कहना ये है कि ये जो मेंटेनेंस रिलेटेड अमाउंट है, इसका एक इंडिकेटिव लिस्ट एनेक्चर 5 में है. इंडिकेटिव लिस्ट का मतलब ये होता है कि ये फाइनल लिस्ट नहीं है. वो इस लिस्ट में बहुत सारे और खर्चे को मेंटेनेंस कह के जोड़ सकते हैं, और अगर वो जोड़ सकते हैं तो जरूर जोड़ेंगे, ऐसे समझ के चलना चाहिए. अच्छा, अब अगर ये आपका जो अग्रीमेंट है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, या तो आप पैसे वापस मांगते हो, या फिर बिल्डर कहेगा कि तुमने पेमेंट टाइम पे नहीं किया और मैं अब ये कैंसिल कर रहा हूं, तो आपको रिफंड दिया जाएगा. अब रिफंड अमाउंट में क्या क्या आता है? रिफंड अमाउंट में अब नॉर्मली क्या होना चाहिए? रिफंड में ऐसे होना चाहिए कि आपने जो भी पैसे दिए हैं उसमें से समझो थोड़ा सा कट करके, नॉमिनल कट करके वापस कर दो इज्जत से. तो ये हो सकता है. इन लोगों का एक शर्त ये रहता है कि 10% कम किया जाएगा. चलो वो भी ठीक है, आगे के क्लॉजेस में पढ़ा जाएगा. लेकिन उसके अलावा वो ये कहते हैं कि आपने कैंसिल किया, इससे हमको डैमेज हुआ, हमको नुकसान हुआ, तो लिक्विडेटेड डैमेजेस वो सब भरपाई करना होगा. और उसमें क्या क्या आएगा? अगर हमने किसी थर्ड पार्टी को पैसे दिए हैं, इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, चलो ब्रोकरेज दिया होगा तो वो कम कर लो, वो भी ठीक है. लेकिन ये क्या कह रहे हैं? इंक्लूडिंग एनी कंसिडरेशन मॉनेटरी और अदरवाइज पेड बाय द कंपनी टू एनी थर्ड पार्टी for facilitating, assisting in connection with the sale of the unit or identifying the purchaser as a potential purchaser. इनका जो मार्केटिंग का खर्चा है, इन शॉर्ट, वो सारा मार्केटिंग का खर्चा आपके सर पे थोपना चाहते हैं. अगर रिफंड देने की नौबत आई तो वो कहेंगे कि हमने थर्ड पार्टी से आपको कांटेक्ट करने के लिए ये सब पैसे दिए थे, तो अब आप में आपके पैसे में से, आपके दिए हुए पैसों में से इतना भी डिडक्ट किया जाएगा. इंक्लूडिंग एनी कंसिडरेशन मॉनेटरी और अदरवाइज. मॉनेटरी तो समझे, अदरवाइज क्या है? आप पैसे देते हो, कंसिडरेशन वो ठीक है, लेकिन ये और अदरवाइज यानी इतना ओपन रख रहे हैं अपने आप को, कुछ भी कर सकते हैं. अच्छा, टोटल कंसिडरेशन. अब कंसिडरेशन वैल्यू, आप अगर टोकन दे चुके हो, इसका मतलब कि आपने पूरा नेगोशिएट करके समझ लिया होगा कि अमाउंट क्या होने वाला है, फाइनल अमाउंट क्या होने वाला है, मेंटेनेंस वगैरह वगैरह सब जोड़ के क्या होने वाला है. लेकिन ये यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कंसिडरेशन वैल्यू जो आप, जिस अमाउंट को वो आपने फाइनल किया है, उसको वो चेंज कर सकते हैं, एज वेल एज एनी चेंजेस इन कंसिडरेशन वैल्यू.
वो चेंज कर सकते हैं। आपका अमाउंट कभी भी फाइनल नहीं होगा, ये कह रहे हैं यहां पर टोटल कंसिडरेशन की डेफिनेशन में। आगे देखते रहिए। अब ये लिक्विडेटेड डैमेजेस की जो बात की कि भाई कंपनी को नुकसान हो गया वगैरह, ये यहां पर कह रहे हैं कि द परचेजर कंफर्म्स एंड वारंट्स दैट लिक्विडेटेड डैमेजेस इज अ जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द लॉस और डैमेज दैट इज लाइकली टू बी सफर्ड बाय द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट बाय द परचेजर। आप अग्रीमेंट तोड़ते हो तो वो अगर कंपनी कहती है, यानी कि लोधा कहते हैं कि आपने इतना सब हमको डैमेज किया है, डैमेजेस भरना पड़ेगा, तो आपको ये मानना ही पड़ेगा। ये यहाँ पर ये कह रहे हैं परचेजर, यानी कि आप कंफर्म करते हो कि ये जेन्युइन अमाउंट है, आप उसको डिस्प्यूट नहीं कर सकते हो। द परचेजर वेव्स हिज राइट टू रेज एनी ऑब्जेक्शन टू द पेमेंट और डिटर्मिनेशन, उसका एस्टिमेट करना या कुछ भी तरीके से आप उसके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते हो। आपको वो जो कहता है उतना देना पड़ेगा, झक मार के देना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। अच्छा, अब और एक बात, यहां पर वो आपसे झूठ पर साइन करवा रहे हैं, एक झूठा क्लॉज डाल दिया जा रहा है। डिस्क्लोजर्स एंड टाइटल। द परचेजर हियरबाय डिक्लेयर्स एंड कंफर्म्स दैट प्रायर टू एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एग्रीमेंट the company has made full and complete disclosure of its title to larger property। उन्होंने टाइटल, अपने टाइटल, लैंड का जो टाइटल है वो आपको दिखाया है, ऐसे आप साइन करके दोगे, जबकि उन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया है और कुछ भी नहीं दिखाएंगे। He has taken inspection of all the relevant documents। आपको कोई इंस्पेक्शन नहीं मिलता है। अगर कोई ऑलरेडी बुकिंग कर बैठा है तो, या नहीं भी किया होगा, तो मैं चैलेंज देता हूं, आप कंपनी से पूछ के देखिए कि ये फुल एंड फाइनल डिस्क्लोजर ऑफ हिज टाइटल दें आपको, और आपको ये इंस्पेक्शन दें ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स का, और फिर ही हैज इन रिलेशन टू द यूनिट बिल्डिंग लार्जर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हिमसेल्फ, आपने अपने आप को सेटिस्फाई किया है। क्या है? नेचर ऑफ द कंपनीज राइट, टाइटल, एनकम्बरेंसेस इफ एनी, उसका राइट क्या है, उसका टाइटल क्या है, और एनकम्बरेंसेस मतलब कोर्ट केसेस वगैरह वगैरह, उसकी जो खामियां हैं टाइटल में वो क्या है, ये आपने सेटिस्फाई कर लिया है। आपने क्या कहते हैं, आपने जांच के आप संतुष्ट हो, ऐसे आपसे साइन करवा के लिया जा रहा है। द अप्रूवल्स करंट एंड फ्यूचर। अब अप्रूवल्स करंट एंड फ्यूचर, वो आपको कोई अप्रूवल्स दिखाते नहीं है, फ्यूचर के दिखाने के सवाल ही नहीं है। द ड्रॉइंग्स, प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशंस, आपने तो प्लान्स एंड ड्रॉइंग्स देखा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि आपको साइन करके देना पड़ेगा कि मैंने देखा है। नेचर एंड पर्टिकुलर्स ऑफ फिक्सचर्स, फिटिंग्स एंड एमिनिटीज। अब फिटिंग्स, एमिनिटीज, फिक्सचर्स, सारे एमिनिटीज बहुत बड़ी बात है, क्लब वगैरह वगैरह, ये सब के बारे में आपने देखा है, आपने सोचा है, और आप अब संतुष्ट हो और आप अग्री कर रहे हो। द परचेजर कंफर्म्स दैट परचेजर हैज एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट आउट ऑफ हिज ओन फ्री विल एंड विदाउट एनी कोअर्शन आफ्टर रिव्यूइंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ ड्राफ्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट। आपने ये ड्राफ्ट एग्रीमेंट को भी ठीक से पढ़ा है, ऐसे कह रहे हैं। जबकि होता ये है कि लोग, पब्लिक, यानी क्या कहते हैं, एजुकेटेड इलिटरेट होते हैं, वो कभी भी एग्रीमेंट पढ़ते नहीं है और उनको पढ़ने को दिया जाता नहीं है। रेरा वेबसाइट पे है तो भी वो नहीं पढ़ेंगे, और अगर वो पढ़ते हो, आप पढ़ते हो, और अगर आप कहते हो कि ये क्लॉज निकालो क्योंकि ये क्लॉज मुझे मान्य नहीं है, बिल्डर टस से मस नहीं होगा। वो जैसा है, हर एक कॉमा, हर एक फुल स्टॉप आपको साइन करवा के लेगा, जैसे है वैसे। तो ये समझ लो कि यहां पर वो कह रहे हैं कि he has entered into this agreement out of his own free will and without any coercion। आप अपनी मर्जी से साइन कर रहे हो, गलत बात है, लेकिन आपसे ये साइन करवा के लेंगे।
द परचेजर हैज ऑब्टेन्ड सुटेबल एडवाइस प्रायर टू एंटरिंग इनटू दिस अग्रीमेंट। आपने अपने वकील से पूछा भी है या जिससे भी आप सलाह सूचना करते हो, आपने सलाह सूचना किया है। Agreement is being entered with full knowledge of the obligations and rights under this agreement and the applicable law governing the same। आप एक इसको यानी आप बेसिकली ये अग्रीमेंट को लेकर कोई भी डिस्प्यूट नहीं कर सकते हो, ऐसे वो लिखवा के ले रहे हैं। अच्छा, अब देखिए आगे आगे क्या क्या होता है। ये हम पेज 7 पर हैं। शायद 2-3 पेजेस के बाद मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करूंगा, तो शायद मोर और लेस 10th पेज पे। अच्छा, अब देखिए टोटल कंसिडरेशन, आपका जो कंसिडरेशन अमाउंट है ये क्या है। जब आप टोकन देते हो तो ऑलरेडी आप अग्री कर लेते हो कि अमाउंट क्या होना चाहिए, फाइनल अमाउंट क्या होगा। वो कहते हैं नहीं लेकिन मेंटेनेंस थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो डाल दिया जाएगा, अब आगे चल के क्या होगा हमें पता नहीं है, वगैरह वगैरह कहते हैं। तो आप कहते हो चलो यार मेंटेनेंस में भी बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ेंगे, आखिर कितना बढ़ेंगे। लेकिन अब इन्होंने एक और छेद बनाया है, ये छेद बिल्कुल समझ में नहीं आता है। वो कह रहे हैं टोटल कंसिडरेशन शैल रिमेन फिक्स्ड एज स्टेटेड इन एनेक्चर 6 एक्सेप्ट फॉर प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एरिया ऑफ एनी इंक्रीज इन कॉस्ट लेविड बाय एनी अथॉरिटी। अब कोई भी अथॉरिटी अगर कॉस्ट बढ़ा देती है तो वो आपको प्रोपोर्शनेट नेट एरिया में आ जाएगा, यानी आपका जितना एरिया है उस हिसाब से। चलो वो भी ठीक है। आफ्टर द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग एंड ऑन अकाउंट ऑफ एनी इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग का खर्चा अगर बढ़े ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ द रूपी बाय मोर देन 5% बियॉन्ड द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट विद द यूएस डॉलर एज ऑन द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है उसके बाद अगर डॉलर डेप्रिशिएट यानी रूपी डेप्रिशिएट हुआ 5% से ज्यादा डॉलर के अगेंस्ट, तो वो इंक्रीज आपके ऊपर डाल दिया जाएगा। अब डॉलर और रूपी का आपके फ्लैट के कॉस्ट से क्या लेना देना है। एक्सचेंज रेट क्यों इंपॉर्टेंट है यहां पर। ये लोग क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, ब्रिक्स इंपोर्ट कर रहे हैं, सीमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। या ये कोई फॉरेन कंपनी तो नहीं है, लोधा है तो इंडियन कंपनी। तो डेप्रिसिएशन ऑफ द रूपी बाय मोर देन 5% बियॉन्ड द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट विद द यूएस डॉलर, क्यों, सवाल ही नहीं है। फिर भी ये आपके सर पे थोप दिया जाएगा। और एक बात, यानी इस तरह के वो लोग अनेक छेद बना रहे हैं, आपके अधिकारों में छेद हैं ये। अच्छा, द टोटल कंसिडरेशन शैल बी पेड बाय द कंपनी बाय द परचेजर टू द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। The purchaser shall be responsible for ensuring that payment of each installment is made within 14 days of the demand of the said installment. Payment shall be deemed to have been made when credit is received by the company in its account. अब ये जो है यहाँ पर आप कभी कभी आप समझो आप लोन लेते हो। अच्छा, इससे एक स्टेप आगे जाते हैं, फिर मैं ये समझाता हूँ आपको। The purchaser acknowledges that he has chosen the construction progress linked payment plan. आप कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस लिंक्ड पेमेंट प्लान के हिसाब से पे कर रहे हो, आपने चूज कर दिया है, ऐसे इन्होंने डाल दिया है इसमें। सिंस इट ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू द परचेजर, ये आपके हित में है। क्यों? इंक्लूडिंग द इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स में बिकम due later in time, okay, if the relevant construction is milestones are delayed। अगर कंस्ट्रक्शन में टाइम लगा, डिले हुआ, तो आपके इंस्टॉलमेंट्स लेट आएंगे, ये आपके फायदे की बात है। ऐसे कह के वो डिले को आपको एक अच्छे लाइट में प्रेजेंट कर रहे हैं। डिले भी हो गया ना, तो
आपको कॉम्पेंसेशन मिल रहा है। कैसे भाई? आपको लेट पेमेंट करने को मिल रहा है, तो दस कॉम्पेंसेटिंग फॉर द इम्पैक्ट ऑफ एनी डिले इन कंस्ट्रक्शन ऑन द परचेजर। मतलब देखो भाई, हमने अगर लेट किया तो आपका क्या नुकसान है? आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम लेट कर रहे हैं तो आप लेट पैसे दे रहे हो, तो इसमें आपका फायदा है। तो आप हमें ऐसे नहीं कह सकते हो कि कंस्ट्रक्शन लेट क्यों किया, 3 साल लेट करेंगे तो 3 साल आपको फायदा होगा। वो इस तरह से बता रहे हैं, आपके पैसे अटके हुए हैं और 3 साल के लिए ज्यादा अटके रहेंगे, उसकी कोई बात नहीं है। वो इस तरह से कह रहे हैं कि आपको फैसिलिटी मिलेगा। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ द परचेजर एज कंपेयर टू टाइम लिंक्ड पेमेंट प्लान ऑप्शन। और ये टाइम लिंक पेमेंट प्लान ऑप्शन क्या है कि आपको टाइम टू टाइम देना है, बिल्डिंग बने या ना बने। तो उससे ये कंस्ट्रक्शन लिंक्ड अच्छा है, ऐसे कह रहे हैं। अच्छा, और एक बात, हाँ, अगर the payment, the purchaser agrees and understands the company has agreed to sell the unit on the specific assurance of the purchaser that the purchaser shall make payment of total consideration as per timeline set out in annexure 6 without any delay or demur। देखिए, हमने आपको फ्लैट बेचा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कहा है कि आप टाइम टू टाइम दोगे और कोई उसमें कारण नहीं बताओगे, और फिर जो भी कंडीशंस हैं वो सारे कंडीशंस और ऑब्लिगेशंस फुलफिल करोगे। और हम आप अपने तरफ से कह रहे हो कि अगर कोई भी चूक हुई, कोई भी भूल चूक हुई, थोड़ा सा भी भूल चूक हुआ, तो अग्रीमेंट, ये जो अग्रीमेंट बना हुआ है वो ब्रेक हो जाता है। और अग्रीमेंट अगर ब्रेक हो गया तो फिर बिल्डर पूरा अग्रीमेंट कैंसिल कर सकता है कभी भी। यानी कि ऐसे समझ लो कि समझो आपका जो फ्लैट है वो 55 लाख का है और आप 50 लाख दे चुके हो, अब बाकी रहे 5 लाख। और समझ लो कि किसी कारण से आप टाइम पर नहीं दे पा रहे हो, लेट हो गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने लेट हो गए। तो अगर आप लेट हो गए, अच्छा बिल्डर अगर लेट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर एक आध महीना भी लेट हो गए तो ये कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, ये अग्रीमेंट टूट जाएगा। और अग्रीमेंट टूट गया तो फिर बिल्डर कहेगा अभी मैं फ्लैट बेच दूंगा, मैं फ्लैट बेचने के लिए आजाद हूं। इस तरह से कहा जा रहा है। अच्छा, अब it is clarified that purchaser accords his irrevocable consent to appropriate any payment made by him notwithstanding any communication in the following manner। अच्छा, अभी इसमें ऐसा है कि अगर आपने पेमेंट किया है और पेमेंट में एक चेक बाउंस हो गया, और चेक बाउंस हुआ तो उन्होंने कोई अनरीजनेबल अमाउंट डाल दिया, अपने मन से डाल दिया, समझो कि इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल के भी उन्होंने डाल दिया, और आप उसमें ऑब्जेक्शन लेते हो और कहते हो चलो ये हम सेटल करेंगे लेकिन मैं अगला चेक देता हूं। ये लोग क्या करेंगे, उसी अगले चेक में से पहले वो चेक बाउंसिंग के चार्जेस वगैरह वगैरह सब एडजस्ट कर लेंगे। अब आपका अगला चेक जो होगा वो एक दूसरे पेमेंट का होगा, तो वो कहेंगे वो दूसरा पेमेंट लेट हो गया। यानी कि सपोज आपने जनवरी 2016 का पेमेंट नहीं किया होता, या अभी की बात करते हैं, चलो जो फरवरी 2019 का पेमेंट नहीं किया और लेट हो गए और एक चेक बाउंस हो गया, अब अगला पेमेंट समझो 2 महीने के बाद आएगा, 3 महीने के बाद आएगा, और आप तब देते हो और ये कहते हो कि इस बाउंस चेक का जो अमाउंट है उसे हम बाद में सेटल कर लेंगे, ये डिस्प्यूटेड अमाउंट है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड नहीं है वो चालू रखते हैं। तो वो कहेंगे नहीं, हम पहले चेक बाउंसिंग चार्जेस ले लेंगे, यानी कि वो 2%, 2.5% ले लेंगे, 2.5% ले लेंगे प्लस 2% ले लेंगे। देखिए आप, ओके, यानी कि 10 लाख पर कम से कम 45,000 ले लेंगे, और अगर 1 महीने से ज्यादा हुआ तो वो आपसे 90,000 ले लेंगे ऑन 10 lakhs।
तो ये क्या कह रहे हैं? पहले कह रहे हैं चेक बाउंसिंग चार्जेस, फिर कह रहे हैं इंटरेस्ट ड्यू ऑन डेट ऑफ पेमेंट, और फिर कह रहे हैं costs and expenses for enforcement of the agreement and recovery of the total consideration. अभी आपसे आप जो अगर लेट हो गए तो हमें जो तकलीफ हो रही है और हमें तुम्हारा फॉलोअप करना पड़ रहा है, वो फॉलोअप के लिए हमारा जो खर्चा है वो भी हम आपसे ही ले रहे हैं। और फॉलोअप के तरफ कितना ले रहे हैं ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन actions related to follow-up and recovery of such delayed payments, which are estimated to be 2% of the amount of the delayed payment per instance, subject to minimum of 20,000। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कह के और 2% ले रहे हैं, 2.5% वो ले लेंगे इंटरेस्ट का, एक महीने से ज्यादा हुआ तो 5% ले लेंगे इंटरेस्ट का। ओवर एंड अबाउ दैट वो कह रहे हैं कि 20,000, एक भले एक वो 2.5%, 2% वो जो है वो एनुअल है, यहां पर वो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 20,000 वन टाइम या फिर 2%, विच एवर इज ग्रेटर। तो और ये भी हर साल बढ़ाया जाएगा। इट शैल बी रिवाइज्ड ऑन 1 April ऑफ ईच ईयर एज पर रिजर्व बैंक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो वो आपके ऊपर इतने सारे बर्डन्स थोप रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अच्छा, हम पेज 8 पर हैं, ये पेज कंप्लीट कर लेंगे और फिर अगले जो पेजेस हैं वो इसके बाद में करते हैं। तो और देखिए, द परचेजर इज अवेयर। अच्छा, अब एक और, बिल्डर ने पूरा परमिशन नहीं लिया है, सारे अप्रूवल्स नहीं लिए हैं। अब वो किस तरह से उसका न लेने की जो जिम्मेदारी है वो आपके झोले में डाल देते हैं। द परचेजर इज अवेयर दैट कंपनी हैज obtained सम ऑफ द अप्रूवल्स, certain other approvals or amendments to current approvals may be received from time to time. Having regard to this above position, the purchaser has entered into this agreement without objection or demur and agrees to not raise and waives his right to raise any objection in that regard. Approvals को लेके आप कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रेज करोगे। उनके पास कोई अप्रूवल हो न हो, परमिशन लिया हो न हो, बाद में आपको पता चलेगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से उन्होंने जरूरी परमिशन नहीं लिया था, आप ऑब्जेक्ट नहीं करोगे, ऐसे आपने अग्रीमेंट में लिख दिया है।